Fear can be a very good motivator. मैंने आप हिंदी आने लगी, शार्क टैंक में घुसने से कम वाली बात नहीं है। कहा कि ये तुम्हारा कैरेक्टर, राज डीके से बात करें, शायद इसकी फीचर फिल्म भी बन सके। अलग अलग बास्केट में पैसे डालने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है अमरवेरा.com पर। आज हमारे साथ एक खास मेहमान अनुपम मित्तल जी। अनुपम मित्तल जी शादियां करवाते हैं, इसके बाद सगाई करवाते थे और बहुत कुछ कराते हैं। इन दिनों शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में शार्क हैं, इसके पहले सीजन में भी शार्क थे। तो अनुपम ये बताइए कि शार्क जो शब्द है उसको देख के थोड़ा डर लगता है ना, सुन के आदमी घबरा जाता है। शार्क टैंक में जब आदमी आता है कोई अपनी छोटी सी बिजनेस की पिचिंग लेके 10-20 लाख की 15 लाख की, तो आप लोगों को देख के घबराता है वाकई में? हाँ, देखिए, मैं तो जितनी प्रशंसा फाउंडर्स की जाए जो वहां आते हैं उतनी कम है। ये बड़ा भाई जोखम का काम है। शार्क टैंक इसको सोच समझ के ही रखा है, जिसने भी रखा, जिसने भी बनाया, क्योंकि ये शार्क टैंक में घुसने से कम वाली बात नहीं है। आप मतलब इतने सारे, आप ये सोचिए, ये एक्टर नहीं है भाई, ये मतलब ये जिंदगी जी के आए हुए लोग हैं, या तो शुरू कर रहे हैं जिंदगी जीना, असली दुनिया में अभी निकले ही हैं। कुछ लोग तो बिजनेस शुरू किया अपना। आप इतने बड़े कमरे में घुसे हो, वहां पे इतनी लाइटें आपके ऊपर, आप बिल्कुल बीच में जाके खड़े हो गए हो, जैसे कोई मतलब पूरे एक्सपोज हो गए हो एक तरीके से। और 5 लोग आपसे एक्सरे कर रहे हैं आपका, आपके सामने आपको देख रहे हैं, ऐसे अपनी नजरों से तीर कमान चला रहे हैं, ठीक है, जैसे बिल्कुल बंदूक तैनात है आपके ऊपर अपनी नजरों से। और इनकी रेपुटेशन आप पहले से जानते हो, किसी ने इतना बड़ा बना लिया, किसने ये कर लिया। इनके सामने आप बिजनेस समझाओगे बिजनेस वालों को? करेक्ट। कोई भी घबरा जाएगा, बड़े से बड़ा शेर बिगी बिल्ली बन जाएगा। तो काफी मैं खड़ा 1-2 बार जाके खुद वहां हूं कि मतलब फील कैसे आता है। जाके टास्क नहीं रहते थे, 2-3 बैठे रहते थे, मैं जाके खड़ा होता था बीच में, कहा भाई ये तो बड़ी भारी जोखम का काम है, मैं यही ठीक हूँ, वो वही ठीक है भाई। तो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। और काफी दूसरा जो कारोबार करना शुरू करते हैं लोग, जैसे आपने भी जब शुरू किया होगा, आपने सगाई.com शुरू की, फिर शादी.com पे है, तो एक घबराहट जो होती है कि यार मैं जो नया आइडिया लेके आ रहा हूँ, कोई दूसरा मेरा आइडिया ऑर्कुट या कोई कल कोई फेसबुक या कोई दूसरा इंस्टाग्राम, ऐसा तो नहीं कि मेरा शिफ्ट वहां हो जाएगा, मेरा यूजर बेस। तो ये डर तो बने रहता है। तो ये डरना कितना जरूरी है किसी भी बिजनेसमैन को? मैंने डिस्काउंट फेयर, लोग आपको कहेंगे कि डरो मत, लेकिन मैं कहता हूं वो गलत बात है। डरना जरूरी है, रुकना मना है, लेकिन डरना जरूरी है। राइट। क्योंकि आप जब तक डरोगे नहीं, फियर इज अ ग्रेट मोटिवेटर। अगर आपको ये डर लग जाए कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं बनूंगा, तो एक मोटिवेशन हो गया। आपको ये डर लग जाए कि मैं कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा, एक मोटिवेशन हो गया। तो फियर कैन बी अ वेरी गुड मोटिवेटर। जिंदगी भर शायद डर इज नॉट द राइट मोटिवेटर, लेकिन शुरुआत के लिए मैं समझता हूं डर काफी आपको हौसला दे सकता है। तो जब ये फाउंडर्स आते हैं हमारे पास शार्क टैंक पे, डर के अलावा एक और बात होती है, आपके जज्बात इतने जुड़े होते हैं वो बिजनेस को लेके, और आपकी उमंगें इतनी जुड़ी होती है वो आइडिया को लेके, कि आदमी बड़ा भावुक हो जाता है। जब भी आपके जज्बात जुड़े, मतलब जो भी कारोबार आप करें उसमें जज्बाती तौर से जुड़े हैं, वो जरूरी है। नहीं, वो हो जाते हैं ना। अगर आपकी आइडिया हो, आप कुछ लेने आए हो शार्क टैंक पे, हमारे लिए तो एक और डील है। करेक्ट। हुई ना हुई हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। इनके लिए तो मतलब इनका कल है, इनका भविष्य है, संपूर्ण जीवन है, मतलब इनकी जिंदगी बदल सकता है। तो इतने भाव, इतने जज्बात जुड़े हुए हैं कि वो डर को एक और लेवल पे ले जाते हैं। देखिए, आपको अगर आपको मुझे एडवाइस देनी हो कोई बात में, मेरी फैमिली या किसी, आप आराम से दे दोगे, लेकिन खुद पे जब आएगी ना, आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि जज्बात पे आके अटक जाता है ना। तो वही बात है, क्योंकि बाहर से बैठ के देखना आसान है और खुद जीना जो पड़ता है। एक बिजनेस है, तो अभी आए, डर भी है, जज्बात भी है, जीतना भी है, हार के भी नहीं जा सकते। तो द स्टेक्स आर वेरी हाई, है ना। तो जब इतनी सब पूंजियां लगी हुई हैं,
तो आदमी को घबराहट तो होती है। एक चीज मैंने बहुत अच्छी नोटिस की, आपकी हिंदी जो है, आपका हिंदी का जो तलफ़ुज़ है, जो उच्चारण है, आपने पढ़ाई आपकी शायद अमेरिका में हुई है। हाँ जी, नहीं पढ़ाई यहाँ भी हुई, वहाँ भी हुई, और आपने शुरुआत कारोबार की अमेरिका से की थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हिंदी से जो आपका लगाव है, कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा कहते हैं उसको, इससे आपको कितना फायदा हुआ है देश में अपना कारोबार बढ़ाने में? हमने सारा जीवन बम्बई और यूएस में गुजारा है। जी। मुंबई अभी कहते हैं। तो घर पे जरूर हिंदी बात करते थे माता पिता के साथ, बहनों के साथ तो अंग्रेजी में बात की, माता पिता के साथ हिंदी में बात करते थे। और हिंदी में क्लास में भी मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट रहा। लेकिन मुंबई में आप ये बात गौर कीजिए, ज़्यादा लोग जो है वो हिंदी में इतनी बात नहीं करते। Correct. वो दिल्ली वाले, नॉर्थ इंडियन वाले हमेशा हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में इतनी नहीं करते। हम जब पार्टियां में जाते हैं, सोशली के जाते हैं, इंग्लिश में ही बातें होती है। तो पूरा जीवन मैं सोचता भी हूँ तो इंग्लिश में ही सोचता हूँ, हिंदी में नहीं सोचता। तो जब शार्क टैंक 1 जब आया, मैंने कहा भाई मैं हिंदी में करूँगा कैसे। लेकिन यार ये अपने आप हो गया। समझ में तब ये आया कि हम ऐसे घर में बड़े हुए, से माहौल में बड़े हुए कि हिंदी हमने बसी हुई है, डीएनए में हिंदी हमने यूज नहीं की। हमारी माताजी जो हैं वो कविताएं लिखती हैं। अरे वाह, अरे वाह। तो वो बचपन जब हम छोटे थे तब से ही लिखती हैं। हमारे पिताजी हिंदी में ही बात करते हैं। जी। तो ये सब बातें थी लेकिन हमको ही नहीं पता थी। लेकिन जब शुरू किया शार्क टैंक 1, जब जरूरी पड़ा वहां पर हिंदी में वार्तालाप करना, तो अपने आप हिंदी आने लगी। और हिंदी बोलने से आपको तो करोड़ों लोग जानने लगे। आप ये देखिए, हाँ जी, हाँ जी, है ना, कि जब तक आप अंग्रेजी वाले माहौल में रहे, पार्टी में अंग्रेजी बोलते रहे, तो आपका एक सीमित दायरा रहा होगा जानने वाले। ठीक है यार, शायद फाउंडर है, मालिक है। लेकिन जब शार्क टैंक इंडिया में आए और जब आपने हिंदी बोलनी शुरू की, तो लोगों को लगा यार अनुपम मित्तल ठीक है यार, बड़े अरबपति आदमी है, लेकिन है हमारे जैसा ही। सही पकड़ा आपने, अरबपति वाली बात नहीं, लेकिन हिंदी वाली बात सही पकड़ी आपने। तो नहीं, बात सही है। और मुझे भी प्रेम हो गया। मैं भी हिंदी को थोड़ा, ये नहीं कहूंगा कि एलियन मानता था, लेकिन इतना लगाव नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी में ही लोगों के दिमाग में बसना हो तो अंग्रेजी ठीक है, लेकिन दिल में बसना हो तो हिंदी। क्या बात कही है, क्या बात कही है शुक्ला जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अपनी माता जी की कविताओं की बात कही, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये जो आर्टिस्टिक एक है आपके अंदर फ्लेवर, और आपने एक्टिंग भी की है फिल्मों में, और आपने फिल्म बनाई भी है। और आज के मतलब दर्शकों को हम बता दें कि आज के जो मशहूर राइटर डायरेक्टर राजन डीके हैं, उनको अनुपम मित्तल जी ही लेके आए हैं भारत में। तो उनसे आपकी मित्रता की थोड़ी सी जानकारी दीजिए, कैसे हुई, क्या हुआ? हाँ, देखिए हम यूएस में रहते थे। जब मैं 8-10 साल, करीब 10 साल वहाँ रह के आया, तो जो एनआरआई लोग हैं वो काफ़ी मतलब एक दूसरे से कनेक्शन करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो वो कुछ पिक्चरें लिख रहे थे, वो काफ़ी इंजीनियर वो काम करते थे, नौकरी करते थे वहाँ पर, लेकिन उन्हें शौक था पिक्चरें लिखने का और बनाने का। तो वो कुछ लिख रहे थे, उन्होंने किसी के थ्रू मुझसे इन टच आए, हमने मुलाकात की 1-2 बार, दोस्ती हो गई हमारी, गहरी दोस्ती। हम न्यूयॉर्क गए घूमने, यहाँ गए, वो पसंद आ गए मुझे। और देखते देखते उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख दी, और वो हमेशा ही लिखते रहते हैं। वो पता नहीं हर बार उनसे मिलो तो 4-5 स्क्रिप्ट जारी रहती है। तो देखते देखते उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख दी और उसमें मेरा एक किरदार लिख दिया, क्योंकि वो जो कैरेक्टर लिखते हैं वो रियल पीपल के हिसाब से ऑब्जर्वेशन करके आम जिंदगी से उठाए हुए किरदार होते हैं। तो उनको मेरे किरदार में कुछ अलग बात लगी, तो उन्होंने एक किरदार लिख दिया। और फिर उन्होंने कहा भाई हमने एक स्क्रिप्ट लिखी है, जरा पढ़ोगे? तो मैंने पढ़ा भी, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसे ही पढ़ा। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारा कैरेक्टर। मैंने कहा जाओ, ये मैं ऐसा हुई नहीं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, नहीं बात तो सही है इनकी। फिर उन्होंने कहा भाई तुम प्ले करोगे? तो मैंने कहा भाई एक्सप्लोरर आदमी है, कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, एक बार तो कुछ भी कर लेंगे। तो फिर वो पिक्चर बनी फ्लेवर्स, काफी उसको प्रेम मिला। यूएस में, इंडिया में भी रिलीज हुई। फिर हमने एक और पिक्चर बनाई साथ में 99, बड़ा मजा आया। फिर मैं अपने काम में लग गया, वो तो बन गए देश के माने हुए कलाकार, अभी डायरेक्टर, निर्देशक। तो दोबारा ये तिकड़ी संगम कब होगा राज डीके और अनुपम का? ये करोड़ों का सवाल है। अमिताभ बच्चन से केबीसी पे पूछवाएंगे। लेकिन नहीं, हम चाहते हो। हमारी बात भी हुई हाल ही में, फोन पे काफी बात होती है, मुलाकातें कम हो गई अभी, लेकिन फोन पे बात करते हैं। इसलिए सवाल मैंने पूछा क्योंकि आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है
जिस चीज में आप लगे हुए हैं कि देश में ऐसे लोगों को आपस में मिलवाना जो पहले शायद कभी मिले नहीं हाँ हैं जी। और जो एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब अभी अगर जब आपने कंपनी शुरू होगी, मतलब मुझे लगता है सबसे सीनियर शार्क आप ही हैं इस ग्रुप में। आपने जब शुरू किया, जब इंटरनेट का बबल शायद पहली बार आया था, और आपके दिमाग में थॉट आया होगा कि यार कैसे मिलवाएं बॉयज एंड गर्ल्स को, और वो थॉट ऐसा था जब शायद लव मैरिजेस इतनी होती नहीं थी विदेश में। बिल्कुल। तो एक नया थॉट लेके आना और एक ऐसी चीज को शुरू करना जहाँ पे लोगों को सेफ, सबसे बड़ी चीज है सेफ्टी मिले, कि लोग ट्रस्ट डेवलप कर सके और जाके लोग ढूंढ सकें। हाल ही में हमने एक, ये बात तो नहीं, लेकिन हमने एक पिक्चर बनाई शार्क टैंक सीजन 1 के बाद, उसका नाम है अनुपम की शादी। अरे तो उसका जान करके हमने नाम थोड़ा दिलचस्प रखा ताकि लोग जाके देखें, लेकिन ये सिर्फ 3 मिनट की पिक्चर है। अच्छा। शॉर्ट फिल्म है एक, और उसमें दिखाया है कि शादी.com शुरू कैसे हुआ। तो पहले हम एक कलाकार को के द्वारा ये करवाना चाहते थे, क्योंकि मुझे 25 साल का दिखाना या 23 साल का दिखाना आसान काम नहीं होगा, उम्र हो गई है। लेकिन फिर डायरेक्टर ने कहा भाई तो आप ही कीजिए। आप लगते हो 25 से और फिर दाढ़ी वाड़ी निकाली हमने और हम ही ने किया काम, और 20 साल का जर्नी दायरा जो हमने ये 3 मिनट में किया है, उसमें सारा संघर्ष दिखाया हुआ। आप जरूर देखना, मेरे इंस्टाग्राम पे पहला लिंक वही लगा हुआ है। सिर्फ 3 मिनट है, आपके लगेंगे, लेकिन सारा दायरा वो 3 मिनट में दिखाया हुआ, और कहानी दिलचस्प है। तो राज डीके से बात करें, शायद इसकी फीचर फिल्म भी बन सके, क्या पता। शार्क टैंक में जो लोग आते हैं पिचिंग के लिए, एक तो जो मुझे समझ में आता है शो का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आदमी जहाँ पे अपना रोजगार स्थापित करना चाहता है, चाहे वो छोटे छोटे शहर है, लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर है, उसको वहीं पे पूंजी मिल जाए, ताकि उसको मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में भाग के ना जाए, वो वहीं पूंजी बनाए, 4-5 और लोगों को रोजगार दे। तो उस आदमी का आप चयन करते समय एक बेसिक क्वालिटी क्या देखते हैं कि यार इसके अंदर ये तो होना ही चाहिए? सबसे जरूरी क्वालिटी क्या होती है एक फाउंडर में, यही पूछ रहे हैं जी। चाहे वो फिर मेरठ से हो या पटना से हो या कहीं से भी। एक बिजनेस बनाने में, एंटरप्रेन्योर बनने में दर्द बहुत होता है, संघर्ष बहुत होता है, रिजेक्शन बहुत होंगे, फेलियर बहुत होता है। तो सबसे अहम बात यह है, और वक्त बहुत लगता है खास करके हमारे देश में। तो सबसे अहम बात यह है कि इस बंदे में या इस बंदी में सहनशीलता, सहन शक्ति और दृढ़ता कितनी है। क्या ये 10-15 साल अपना सर नीचे करके लगे रहेंगे यही काम में? क्या ये जोश जुनून जज्बा है इसमें? ये क्वालिटी को परखते हैं। आखिरी सवाल जो मेरा अनुपम मित्तल से वो ये है, जिससे पिछले सीजन में आपके मुझे लगता है काफी कुछ पैसा लगाया, लोगों को इन्वेस्टमेंट किया, और कई सारी कंपनी में थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं। तो एक जैसे होता है ना कि एक मुर्गी को सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो ये आप एज ए कारोबारी कैसे समझा सकते हैं कि आज के ज़माने में जो भी यंग हैं वो किसी एक चीज़ पे न टिके रहे? मल्टीटास्किंग कितनी ज़रूरी हो गई आज के ज़माने में? नहीं, देखिए, मेरा इससे मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। अगर आपको कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, तो आपको एक विषय को लेके, एक कठिनाई को लेके, एक लक्ष्य को लेके ही आगे बढ़ना है। क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है अभी कि हर बच्चा चाहता है वो करे। तो हर फील्ड में आप जाएं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप तभी आगे बढ़ पाएंगे, तब आपका फोकस इतना बारीक रहेगा। तो जब आप कुछ बनाते हैं तो फोकस बहुत गहरा और बारीक होना चाहिए। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब बास्केट में रखना चाहिए, अलग अलग बास्केट में पैसे डालने चाहिए, ताकि पहले पैसे कमाने के लक्ष्य रखिए और जब पैसा आ जाए तब आप उसको दुगना तिगना बनाने के लिए उसको एक अच्छी तरह से इन्वेस्ट कीजिए। बनाने से मुश्किल ये है कि पैसा नहीं डुबाना, संभाल के रखना है ना। संभाल के रखना, बिल्कुल सही। पैसा तो कभी कभी तुक्के में ही बन जाता है, लेकिन उसको बरसों संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम। बहुत बहुत धन्यवाद इन पर हमसे बात करने का, बड़ा मजा आया। फियर कैन बी अ वेरी गुड मोटिवेटर। मैंने आप हिंदी आने लगी, शार्क टैंक में घुसने से कम वाली बात नहीं है। कहा कि ये तुम्हारा कैरेक्टर, राज डीके से बात करें, शायद इसकी फीचर फिल्म भी बन सके। अलग अलग बास्केट में पैसे डालने चाहिए।